नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दहेज। दोस्तों, ये कहानी प्रियंका की है जो पटना में रहती है। प्रियंका पटना में ही एलएलबी लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। प्रियंका बहुत ही गरीब परिवार से आती है। उसके पापा एक ऑटो ड्राइवर थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। दोस्तों, प्रियंका की दो बहनें और थी, लेकिन प्रियंका उन दोनों से बड़ी थी। प्रियंका के पापा सोचते हैं कि उनकी बेटी की अब शादी की उम्र हो गई है, तो कोई अच्छा सा लड़का देखकर प्रियंका की शादी कर देनी चाहिए। और फिर वो प्रियंका के लिए लड़का देखना शुरू भी कर देते हैं। कुछ समय के बाद प्रियंका के मामा उसके लिए एक लड़का देख लेते हैं और प्रियंका के पापा से बताते हैं कि लड़का अच्छा है, एक सरकारी टीचर है और सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम सोनू होता है। अब प्रियंका के पापा सोनू की फैमिली से मिलकर बात करते हैं और प्रियंका का रिश्ता सोनू के साथ पक्का कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस शादी में एक दिक्कत बहुत ज्यादा बाधा डाल रही थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि दहेज में लड़के वाले एक 4 पहिया गाड़ी मांग रहे थे और गाड़ी भी उन्हें सिंपल नहीं बल्कि 25-30 लाख वाली बड़ी 4 व्हीलर चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, प्रियंका के पापा इतने अमीर नहीं थे, तो वो एक साधारण से ऑटो चालक थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था। वो इतनी बड़ी गाड़ी या इतना ज्यादा दहेज कहाँ से दे पाते। लेकिन फिर भी जब रिश्तेदारी के लोग आपस में बैठकर समझौता करते हैं, तो इन दोनों फैमिली के बीच में बातचीत तय हो जाती है और प्रियंका के पापा सोनू से और सोनू की फैमिली से कहते हैं कि हमसे जितना ज्यादा हो सकेगा हम आपको उतना ज्यादा दहेज दे देंगे। लेकिन बात अगर गाड़ी की जाए तो हम तुम्हें गाड़ी इतनी महंगी नहीं दे सकते हैं। जो गाड़ी हमें समझ में आएगी या जो भी हमें अच्छा लगेगी वो गाड़ी हम आपको दे देंगे। लेकिन जो लड़का सोनू होता है वो अपनी रट लगा लेता है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ 25-30 लाख वाली बड़ी गाड़ी ही लेनी है। लेकिन दोस्तों, सोनू इस रिश्ते को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि प्रियंका देखने में बेहद खूबसूरत थी और वो पढ़ाई भी कर रही थी। इसी साल उसका एलएलबी का फाइनल ईयर था और वो जज बनने के लिए पेपर की तैयारी भी कर रही थी। और कुछ टाइम के बाद वो जज बन भी जाती और अगर जज नहीं भी बन पाई तो एक काबिल वकील तो पक्का बन ही जानी थी। इसी वजह से सोनू की फैमिली भी सोचती है कि प्रियंका पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके बस ये शादी को कर ही लिया जाए। अब सोनू के माता पिता प्रियंका के माता पिता से बातचीत करते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, जो कुछ भी आपसे बन पाए आप लोग दहेज में दे देना, हमें कोई नाराजगी नहीं है इस बात से। और दोस्तों, अब सोनू और प्रियंका की शादी की तारीख बिल्कुल तय कर दी जाती है। दोस्तों, जैसे जैसे शादी के दिन करीब आने लगते हैं तो प्रियंका के पापा की टेंशन बढ़ने लगती है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे थे, क्योंकि दोस्तों, वो एक साधारण सा ऑटो रिक्शा चलाते थे। दिन भर रिक्शा चलाने के बाद में सिर्फ घर के खर्च के लिए ही कुछ पैसे जोड़ पाते थे। अब वो इतना पैसा कहाँ से लाए जिससे दहेज का सामान खरीदा जा सके और लड़के के लिए 25-30 लाख की गाड़ी खरीद पाए। प्रियंका के पापा के पास थोड़ी सी खेती की जमीन भी थी, जिसमें वो अनाज वगैरह पैदा करते थे और अपने खाने के लिए अनाज उगाते अपना जीवन यापन करते थे। प्रियंका के पापा को अब कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी इस जमीन को एक बनिए के पास गिरवी रख देते हैं और कुछ पैसा वो उस बनिए से ले लेते हैं। अब सोनू को दहेज देने के लिए सामान खरीदना शुरू कर देते हैं और उसी पैसे से वो 8 लाख की एक 4 व्हीलर कार भी खरीद लेते हैं, जो कि मारुति वालों की वैगनार गाड़ी थी। क्योंकि प्रियंका के पापा को भी दिखाई दे रहा था कि सोनू
एक सरकारी टीचर है और बढ़िया पैसा वो कमा रहा है। अगर उसकी कहीं और भी शादी होगी तो इतना दहेज तो उसे फिर भी देना ही होगा। और अगर प्रियंका की शादी इस घर में हो जाती है तो हमारी बेटी इस घर में बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिताएगी। ये सब बातें ही उनके दिमाग में चल रही थी। इसलिए वो अपनी पुश्तैनी जमीन को गिरवी रखकर अपनी बेटी प्रियंका की शादी सोनू से तय कर देते हैं। दोस्तों, प्रियंका अपने पापा को समझाते हुए बोलती भी है कि पापा, आपको क्या जरूरत है इतना दहेज देने की और ऐसे लड़के से मेरी शादी कराने की जिससे हम सबकी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। ना तो इसके बाद हमारे पास जमीन रहेगी, ना खाने के लिए अनाज उगा पाएंगे। पापा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। आप कोई और लड़का देख लीजिए, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना दहेज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्रियंका के पापा उसकी किसी बात को नहीं सुनते हैं। और दोस्तों, आम तौर पर कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी जहाँ कहीं भी हो, बस वह हंसी खुशी रहे। इसके बाद शादी की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से शुरू हो जाती हैं और विवाह का दिन भी नजदीक आने लगता है। और फिर सोनू बहुत ही धूमधाम से बारात लेकर प्रियंका के घर पहुंच जाता है। दोस्तों, सभी कुछ कुशल मंगल बीत गया था, लेकिन जब जयमाला का समय आता है तो सोनू प्रियंका के पापा से बोलता है कि मेरे दहेज का जो भी सामान आपने खरीदा है, एक बार वो सभी सामान हमें दिखा दीजिए, हम देखना चाहते हैं। अब प्रियंका के पापा दहेज का सभी सामान सोनू के माता पिता और सभी बारातियों को दिखाने लगते हैं। वहां उपस्थित सभी लोग दहेज को देखकर खुश थे, लेकिन सोनू को जब गाड़ी दिखाई देती है तो वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने आप लोगों से दूसरी गाड़ी मांगी थी और आप लोग इतनी सस्ती गाड़ी हमें देने चले हो। जब तक मुझे महंगी बड़ी गाड़ी नहीं मिल जाती, तब तक मैं ये शादी नहीं करूंगा। अब दोस्तों, हालात वहां बिगड़ने लगे थे। शादी का पूरा माहौल बना हुआ था। सैकड़ों की तादाद में लोग वहां जमा हुए थे शादी को अटेंड करने के लिए। अब दूल्हे की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और प्रियंका के पापा सोनू से हाथ जोड़ते हुए विनती करते हैं कि बेटा, मैं जितना भी कर सकता था मैंने आपके लिए किया है। और बात सिर्फ एक गाड़ी की नहीं है, आप मेरी बेटी को भी तो देखिए, वो बहुत पढ़ी लिखी और काबिल लड़की है और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही एक जज बन जाएगी, या जज नहीं भी बनी तो एक अच्छा वकील तो पक्का बन ही जाएगी। उसकी तरफ से भी तो आप गौर कीजिए। लेकिन सोनू प्रियंका के पापा की किसी बात पर ध्यान नहीं देता और इतने में ही सभी रिश्तेदार पास ही इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग सोनू के मम्मी पापा को समझाते हैं कि ऐसे मत कीजिए, अपने बेटे को शांत करिए और इज्जत के साथ ये शादी कर लीजिए। काफी अच्छे लोग हैं बेचारे। अब सोनू के मम्मी पापा सोनू को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनू किसी की कोई बात नहीं सुनता। वो अपनी जिद से पीछे हटने का नाम ही नहीं लेता। सोनू के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, जो कुछ भी इन्होंने दे दिया है बस ठीक है, अब इसमें इतना नाराज होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़की बहुत अच्छी है, तुम आराम से शादी कर लो। लेकिन दोस्तों, सोनू का गुस्सा उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। वो किसी की नहीं सुनता है और प्रियंका के पापा को 3-4 थप्पड़ मार देता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रियंका के पापा सोनू के पैरों में गिरकर उससे विनती करते हैं कि आप ये शादी कर लीजिए, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रही बात गाड़ी की,
तो मैं कुछ दिनों में और पैसों का बंदोबस्त करके आपको पैसा दे दूंगा। फिलहाल आप ये दहेज स्वीकार कर लीजिए और ये शादी कर लीजिए। तभी प्रियंका को उसकी दोस्त बताती हैं कि सोनू ने तुम्हारे पापा को थप्पड़ मारे हैं, बड़ी गाड़ी ना देने की वजह से। दोस्तों, प्रियंका को जब ये बात पता चलती है तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। प्रियंका एक कमरे में सज संवर कर दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी और वो जयमाला में जाने के लिए इंतजार कर रही थी कि थोड़ी ही देर बाद वो जयमाला के लिए जाएगी और अपने होने वाले पति को वरमाला डालेगी। लेकिन जब उसको ये बात पता चली कि सोनू ने उसके पापा पर हाथ उठाया है, तब प्रियंका भागी दौड़ी अपने पापा के पास जाती है और देखती है कि सोनू ने सिर्फ एक गाड़ी को लेकर ये इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। अब प्रियंका सोनू से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और गुस्से में वो सोनू से कहती है कि तुम जैसे लालची कमीने इंसान से मैं कभी शादी कर ही नहीं सकती, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। प्रियंका अपने पापा से भी कहती है कि पापा, मैंने तो आपको पहले ही बहुत मना किया था कि जो इंसान हमसे इतना ज्यादा दहेज लेकर शादी कर रहा है, उसका क्या भरोसा है कि वो आगे जिंदगी में मुझे खुश रख पाएगा भी या नहीं, क्योंकि इन्हें सिर्फ दौलत से मोहब्बत है। जरा सोचिए कि अगर ये शादी हो जाती है और मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ, तो ये मेरा पति मुझे हमेशा बात बात पर जलील करेगा, मेरे साथ मारपीट करेगा और दहेज की वजह से मुझे सताएगा। इस तरह के नीच लड़के से शादी करने से बेहतर है कि मैं अकेले अपनी जिंदगी गुजार लूं। ये सब बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। अब किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे। लेकिन सोनू अभी भी अपनी जिद लगाए बैठा हुआ था कि जब तक मुझे बड़ी गाड़ी नहीं दी जाएगी, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। दोनों पक्षों में विवाद होते होते करीब रात के 12 बज चुके थे, लेकिन इस विवाद का कोई नतीजा सामने आने को तैयार ही नहीं था और आखिरकार सोनू अपनी बारात को वापस लौटाकर अपने घर ले जाता है। बारात को वापस लौटता देख प्रियंका की फैमिली वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों, प्रियंका के पापा ने बड़ी ही मुश्किलों से इन पैसों को इकट्ठा किया था और अब जब शादी होने का दिन आया तो लड़का बारात वापस लेकर अपने घर चला जाता है। यही सब बातें सोच सोच कर प्रियंका के परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और प्रियंका भी अब बहुत टूट चुकी थी। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि दोस्तों, जो खेती की जमीन उनके पास थी, जिसमें वो अपने खाने के लिए अनाज चावल उगाते थे, उस जमीन को भी गिरवी रख दिया था और जो पैसा मिला था, सभी पैसों से वो दहेज का सामान खरीद चुके थे और अब ये सामान किसी काम का भी नहीं था। उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। लेकिन प्रियंका अपना हौसला टूटने नहीं देती है और खुद को संभालती है और फिर कुछ दिनों बाद पटना जाकर अपनी एलएलबी की पढ़ाई फिर से शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद ही प्रियंका के गांव में एक दूसरी लड़की की शादी होने वाली थी, तो प्रियंका के पापा सभी दहेज का सामान कम पैसों में उन्हें बेच देते हैं, जिससे उनका कुछ पैसा रिटर्न आ जाता है और वो सामान भी चला जाता है। प्रियंका खूब मेहनत और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी और जब उसका एलएलबी फाइनल ईयर भी कंप्लीट हो जाता है, फिर वो सिविल जज की तैयारी करने लगती है। पढ़ाई करने के साथ साथ वो गांव के छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी दिया करती थी, जिससे उसकी फीस का खर्च निकल जाया करता था। दोस्तों, पहले अटेम्प्ट में जब प्रियंका सिविल जज का एग्जाम देती है तो वो पास नहीं हो पाती, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती और फिर से तैयारी करके दूसरी बार एग्जाम देती है। लेकिन
दोस्तों, दूसरी बार भी उसकी किस्मत खराब ही रहती है और निराशा उसे हाथ लगती है। वो दोबारा से एग्जाम में फेल हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी अपना हौसला बढ़ाए रखती है और तीसरी बार जब वो सिविल जज का एग्जाम देती है, तो इस बार वो अच्छे अंकों से पास होती है। उसकी कड़ी मेहनत और भगवान की कृपा से वो सफल हो जाती है और फिर कुछ महीने बाद उसकी नियुक्ति सिविल जज के लिए हो जाती है। जिस दिन प्रियंका का सिलेक्शन हुआ, उस दिन वो बहुत रोती है, अपने बीते पुराने दिनों को याद करते हुए, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना किया था। शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने जीवन में इतनी जिल्लत झेलनी पड़ेगी। उसके पापा की इज्जत तार तार की जाएगी। आप शायद ही इस कहानी के द्वारा समझ पाए, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसा दौर आता है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका होगा। दोस्तों, जब प्रियंका जज बन जाती हैं, तो उसके घर वाले ईश्वर का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। वो अब बहुत खुश थे और सोचते हैं कि चलो ठीक ही हुआ जो प्रियंका की शादी सोनू के साथ नहीं हुई। ईश्वर जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। बस हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। दोस्तों, आसपास के सभी गांव में ये बात बहुत जल्दी ही फैल जाती है कि लड़की प्रियंका एक सिविल जज बन गई है। अखबार न्यूज के द्वारा ये बात सोनू की फैमिली को भी पता चलती है कि प्रियंका जज बन चुकी है, जिस कारण अब सोनू के घर वाले अपने किए पर पछतावा करने लगते हैं। अब ये बात जब सोनू को भी पता चलती है कि जिससे उसने दहेज को लेकर शादी नहीं की थी, उस लड़की का आज सिविल जज में सिलेक्शन हो गया है, तो वह भी बहुत ज्यादा दंग रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि यार, मुझे उस दिन प्रियंका से शादी कर लेनी चाहिए थी। अब प्रियंका के सिविल जज बनने के बाद उसकी पोस्टिंग कई जगहों पर होती है, कभी किसी शहर में तो कभी किसी शहर में। लेकिन 3 साल बाद जब उसकी पोस्टिंग अपने ही बिहार के गया जिले में होती है, तो फिर वो वहां पर अपनी सेवाएं लोगों को देने लगती हैं, जज की सेवाएं देने लगती हैं। उन्हीं दिनों कोर्ट में एक 60 साल की बूढ़ी अम्मा आती है और अपने वकील के द्वारा प्रियंका से वो कहती हैं कि जज साहब, मेरी जमीन मेरे पड़ोस में रहने वाले लोगों ने कब्जा कर ली है। मेरे पास मेरी जमीन के पक्के कागजात भी हैं, लेकिन मैं जब भी उन लोगों से कहती हूँ कि मेरी जमीन पर कोई फसल मत उगाए, ये मेरी जमीन है, तो वो लोग मुझे तंग करते हैं, मुझे परेशान करते हैं। वो लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, मैं चाहकर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। मैं आपके पास इस कोर्ट में बड़ी उम्मीदें लेकर आई हूँ। अब आप ही मेरा सहारा है और आप ही मुझे इंसाफ दिला सकती हैं। अब प्रियंका उस बूढ़ी अम्मा की जमीन के कागजात देखती है, तो सभी जमीनें बूढ़ी अम्मा के नाम ही वसीयत थी और उन दबंगों की मनमानी की वजह से जमीन पर कब्जा किया हुआ था। अब प्रियंका अपने अधिकारियों को उन कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करवाती हैं और कुछ दिन के बाद उन सभी लोगों की कोर्ट में पेशी होती है। दोस्तों, वो लोग जब कोर्ट में आते हैं, तो प्रियंका उन्हें देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा की जमीन जिन्होंने कब्जा कर रखी थी, वो लोग कोई और नहीं बल्कि सोनू और सोनू के पापा होते हैं। इन्हें देखकर प्रियंका बहुत ज्यादा अचंभे में पड़ जाती हैं। सोनू के पापा प्रियंका को देखते ही पहचान जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि जज साहब, वो जमीनें हमारी हैं। हम 30 सालों से उन जमीनों को जोत बोआ रहे हैं, लेकिन ये बूढ़ी औरत हम पर झूठा आरोप लगा रही है। अब प्रियंका कुछ देर उनकी बात सुनती हैं और बोलती हैं कि अभी आप जरा चुप रहिए,
मैं आप लोगों को अच्छे से जानती हूँ कि आप किस तरह के इंसान हो और क्या क्या हरकतें आप लोग करते रहते हो। अब कोर्ट में लेखपाल को बुलवाया जाता है और जमीन के जो भी कागजात वगैरह होते हैं उन्हें निकलवाया जाता है। तो पता चलता है, लेखपाल बताते हैं कि ये जो जमीन है इन्हीं बूढ़ी अम्मा के नाम पर है और जबरन ये लोग इस जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। दोस्तों, सच्चाई सामने आने के बाद प्रियंका सोनू और सोनू के पापा पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाती हैं और कहती हैं कि ये 60 साल की बूढ़ी अम्मा कई सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, तो इनका जितना भी पैसा इसमें फिजूल खर्च हुआ है वो सारा पैसा भी तुम्हें इन्हें देना होगा। मैं ये केस अभी बंद नहीं करने वाली। पहले तुम लोगों ने जितनी भी जमीन कब्जा की हुई है सारी जमीन आज ही मुक्त करो और अगर कभी जीवन में तुम लोगों ने इन्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो फिर मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे कैसे डालना है और फिर पूरी जिंदगी अपनी जेल में ही गुजारना। तो दोस्तों, सोनू के पापा प्रियंका के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि जज साहब, वो हमारी ही जमीन है। लेकिन दोस्तों, जज साहिबा उनकी किसी बात को नहीं सुनती हैं और कोर्ट का फैसला सुना देती हैं। सोनू और सोनू के पापा अभी हार नहीं मानते हैं। वो अगले दिन ही प्रियंका के गांव में उसके घर पर पहुंच जाते हैं और बातचीत करते हुए कहते हैं कि प्लीज कैसे भी करके वो जमीन हमें वापस करा दो। आपको जितना भी पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रियंका उन्हें अपने घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देती हैं और चेतावनी देते हुए कहती हैं कि आइंदा से हमारे गांव के आसपास भी दिखाई मत देना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रियंका अपने पापा की हुई बेइज्जती का बदला सोनू से ले लेती हैं। अब जब प्रियंका के पापा को पता चलता है कि सोनू और उसके पापा की कोर्ट में पेशी हुई थी और उन्होंने एक बूढ़ी औरत के साथ इतना घिनौना काम किया है, तो प्रियंका के पापा भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि चलो ठीक ही हुआ जो मेरी बेटी की शादी सोनू से नहीं हुई, नहीं तो ना जाने आगे जाकर क्या क्या दिन देखने पड़ते मेरी बेटी को भी। दोस्तों, प्रियंका के बारे में आपकी क्या राय है और दहेज को लेकर आपकी क्या सोच है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दहेज लेना और देना दोनों पाप है। जमाना काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन आज भी ये अपराध जारी है, स्पेशली गाँव में।